तो क्या वाकई में भगत सिंह जी के जो सपने अधूरे रह गए थे वो पूरा कर पाएंगे नरेश मीणा? हाल ही में अपने स्थापना दिवस की तारीख भी तय की और उसे तय करने के लिए कहां पहुंच गए नरेश मीणा? उस जन्मस्थली पर जहां पर भगत सिंह जी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, माना जाता है। अब क्या वाकई में भगत सिंह जी के जो सपने थे वो पूरे करेंगे? इसी के साथ साथ 2028 की जो तस्वीर है उसमें किन किन मुद्दों को लेकर आने वाले हैं नरेश मीणा जमीन पर, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हाल ही में नरेश मीणा ने अपनी पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च किया और भगत सिंह की जन्मस्थली जाकर खटकर कला करके पंजाब में जो जगह है वहां पर, और जब से पोस्टर सोशल मीडिया पर आया है तब से एक ही चर्चा गलियारों में है, राजनीतिक से लेकर आम गलियारों में, कि क्या नरेश मीणा वो सपने जो भगत सिंह ने देखे थे वो पूरे कर पाएंगे इस सेना के ये जो इन्होंने आधिकारिक लॉन्च कर दिया है, अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया है इसके बैनर तले। देखिए, नरेश मीणा जाहिर तौर पर काफी अच्छी लोकप्रियता रख रहे हैं। उनको अगर भगत सिंह सेना को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, आगाज अच्छा है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अच्छी तरीके से चलाना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उन इलाकों में कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा जिन इलाकों में वो काम कर रहे हैं। कोई चीज शुरू करके छोड़नी नहीं पड़ेगी। ये सारे तरीके अगर इन्होंने अपनाए तो बहुत अच्छे से, आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कंसिस्टेंट रहना और उस पर से जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये दो चीजें उन्हें अपनानी पड़ेगी। उसके अलावा कहीं कोई कमी नहीं है। लोकप्रियता पूरी है, लोकप्रियता के साथ साथ मुद्दे अच्छे उठाते हैं, गरीबों की सेवा के मुद्दे उठाते हैं। और कहीं ना कहीं जो इस चुनाव के बाद, अंता चुनाव के बाद उन्होंने रुख अपनाया है कि वो ना छबड़ा को छोड़ रहे हैं, ना अंता को छोड़ रहे हैं, और ना ही छोड़ रहे हैं देवली उनियारा को, वो रुख लगातार अपनाना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। तभी कहीं ना कहीं वो जाकर और आगे बढ़ेंगे। और पहले, सबसे पहला पायदान में वो पंचायत या फिर विधानसभा हासिल करे और उसके बाद आगे बढ़ने की सोचे। ये स्टेप बाय स्टेप रणनीति अपनानी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो स्टेप लागेंगे या फिर सांसद बनने के लिए या फिर दिल्ली कूच करने के लिए ऐसे कुछ काम पहले करने शुरू हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना जरूरी है। तो क्या लगता है आपको 2028 से पहले जो पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों में अपनी इस पार्टी के बैनर तले नरेश मीणा कुछ कर पाएंगे, तभी जाकर आगे के लिए वो स्टैंड ले पाएंगे? क्या कहते हैं आप? देखिए, पंचायती राज चुनावों में कुछ बड़ा कर पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अप्रैल मई के आसपास पंचायती राज चुनाव होने हैं और तब तक विभिन्न पंचायतों में अपना पूरा वर्चस्व बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन हाँ, अगर कुछ पंचायतें सेलेक्ट करके उस पर काम किया जाए, फोकस के साथ किया जाए, तो ये हो सकता है। बहुत ज्यादा पंचायतों में इलेक्शन लड़ ले, ये पॉसिबल नहीं जी। लेकिन जिस तरीके से तीसरे मोर्चे पर बाप पार्टी भी है, क्या लगता है आपको कि नरेश मीणा इन दिनों जो लगे हुए हैं तीसरे मोर्चे को खड़ा करने में, आज तक तो राजस्थान में कुछ नहीं हो पाया। हाल ही में मैं मीणा समाज के कुछ लोगों से मिली थी, वो लोग कह रहे थे कि इतना आसान नहीं होता कांग्रेस और बीजेपी का ऑप्शन बन जाना। नरेश मीणा जिस तरीके के व्यक्तित्व हैं, रखते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करना भी लोगों में बहुत ज्यादा इतना डेयर नहीं है अभी कि वो नरेश मीणा को अपने लिए चुन पाए। देखिए, खुद के ही समाज नहीं बोला आसान है या नहीं है। एक बात तो साफ है कि अंता में नरेश मीणा ने कितने दिन मेहनत की, 2-3 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं मेहनत की। और उस मेहनत के बावजूद वो बीजेपी से अगर 150 वोट ही कम ला पाए, यानी कि 3 महीने की मेहनत में कहीं तो पहुंचे। 50,000 वोट लाना भी कोई छोटी बात नहीं है। और बीजेपी के कैंडिडेट से महज 150 वोट कम लाना भी छोटी बात नहीं है, वहां तक तो पहुंचे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ जातिवादी चश्मे से देखेंगे तो दिक्कत है, लेकिन उसके इतर जो वो आंदोलन कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, वो सारी जो चीजें कर रहे हैं, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी।
अब समझना ये होगा, जैसे अंता चुनाव में हारने के बाद भी नरेश मीणा ने खाद बीज को लेकर जो आंदोलन हो रहा था उसका आंदोलन किया और देखते देखते भीड़ भर गई और उनके आंदोलन की वजह से प्रमोद जैन भाया को भी छोटा मोटा ही सही पर आंदोलन तो करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि विकल्प की जरूरत है, इसलिए विकल्प बन रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक कंस्टिट्यूएंसी को टाइम नहीं दिया, उसमें ज्यादा दिन काम नहीं किया, तो फिर उतने वोट मिल पाना जिससे जीत जाए वो मुश्किल है। लेकिन विकल्प के तौर पर ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ हनुमान बेनीवाल भी है, राजकुमार रोत भी है, तो नरेश मीणा को क्यों चुनेगा? सबसे पहली बात जहां हनुमान बेनीवाल है वहां नरेश मीणा नहीं है, जहां राजकुमार रोत है वहां भी नरेश मीणा नहीं है, और जहां नरेश मीणा है वहां हनुमान बेनीवाल का कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों नेताओं में अच्छी बात यह है कि कोई भी किसी के क्षेत्र से टकरा ही नहीं रहा। बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर में नरेश मीणा को कोई लेना देना नहीं है। सवाई माधोपुर, अंता, देवली, उनियारा या फिर टोंक छिपा बड़ौद में हनुमान बेनीवाल को कोई लेना देना नहीं है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ के क्षेत्रों में नरेश मीणा को कोई लेना देना नहीं है। तो क्षेत्र तो पूरी तरह से अलग अलग है, ये बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जेल से निकलने के बाद नरेश मीणा मिले बाप पार्टी के सारे विधायकों से, पर राजकुमार रोत से नहीं मिले। और राजकुमार रोत को कहा भी यही कि इनकी कहीं सेटिंग हो गई है, पर बाप पार्टी बनाने वाले जो कानाबाई है उनका विचार बहुत अच्छा है। और ये मैं आपको बता दूं कि भारत आदिवासी पार्टी इससे पहले एक और पार्टी बनी थी, उस पार्टी से टूटकर ही बनी है। तो ये पहले से फूट तो थी इस पार्टी में, और उसके ऊपर से अगर ये हो रहा है कि कान्हा भाई और बाकी सारे विधायक एक तरफ है, राजकुमार रोत एक तरफ, और इसकी वजह नरेश मीणा बन रहे, तो नरेश मीणा भविष्य में फिर बाप पार्टी को तोड़ पाए ये जरूर संभव है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सब अपने अपने क्षेत्र में सीटें जीतने पर फोकस करेंगे। तो यानी कि आप मान के चलिए आज 4 सीट राजकुमार रोत के पास है, बेनीवाल के पास एक भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं लग रहा है कि वो भी अच्छी सीटें। देखिए ओसिया में वो तैयारी कर रहे हैं, बाड़मेर में वो तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा भी कई सीटों पर तैयारी है। नरेश मीणा भी इसी रेस में आ गए हैं, तो मान लीजिए वो भी 3, 4, 5 जो भी सीटें हैं वो निकाल पाने में सक्षम रहे, तो तीसरा मोर्चा जो बनेगा वो काफी मजबूत बन जाएगा। और ये तीनों मिलकर ही कांग्रेस और बीजेपी को फिर तगड़ी टक्कर दे पाएंगे। इसके अलावा भी आप देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी जैसे निर्दलीय हैं, यूनुस खान जैसे निर्दलीय हैं, ये भी कोई मंच से आ जाए, कुछ कर ले, तो वहां पे भी वो और बढ़त हो सकती है। तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा 20-25 सीटें तो अगले विधानसभा कि उसमें साफ जाती हुई नजर आ रही है निर्दलियों के खाते में। और अगर ऐसा हो गया तो निर्दलीय कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं, ये बात भी साफ है। और इसी तरफ कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा बढ़ रहा है कि वो गेम चेंजर बन पाए। जब गेम चेंजर बन पाएगा तो बड़ी पोस्ट के लिए नेगोशिएट भी कर पाएगा। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इन तीनों में से कौन किंग मेकर नहीं गेम चेंजर बन पाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जरूर बताइए क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो, क्या समझ आया आपको, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।